इतिहास की दुनिया में आपका अभिनंदन। इतिहास पाठ में आज हम चर्चा करेंगे भारत के इतिहास पर भूगोल के प्रभाव की। मेरे हाथ में पुस्तक है प्राचीन भारत का इतिहास, जिसके लेखक हैं वी.डी. महाजन। इस पुस्तक का प्रथम अध्याय है परिचय और उसका दूसरा खंड है भारत के इतिहास पर भूगोल का प्रभाव। महाजन लिखते हैं, भारत के इतिहास पर भूगोल के प्रभाव बड़े रुचिकर हैं। हिमालय पर्वत उत्तर का महान प्रहरी है। वह तिब्बत से आने वाली ठंडी और शुष्क हवाओं को रोकता है। वह उन नदियों का स्रोत है जिन्होंने भारत के मैदानों की जमीन को उपजाऊ बनाया है। ये पर्वत पानी भरी हवाओं को रोककर वर्षा करते हैं। इन पर्वतों ने उत्तर की ओर से किए गए आक्रमणों से भारत की रक्षा की है। आधुनिक युग में सिवाय चीनियों के और कोई आक्रमणकारी उत्तरी दर्रों के पार अपनी सेना भेजने में सफल नहीं हुआ है। ये दर्रे वर्ष के अधिक महीनों में बर्फ से ढके रहते हैं। हिमालय पर्वतों के अस्तित्व के कारण ही किसी भारतीय ने हिमालय को पार करके उत्तरी क्षेत्रों को जीतने का स्वप्न नहीं देखा। फिर भी वर्ष के कुछ सप्ताहों में बर्फ पिघलने के समय इन दर्रों द्वारा सीमित रूप में आवागमन संभव था। यह संबंध व्यापार और सांस्कृतिक कार्यों के लिए था। मित्रों, हमें देखना चाहिए कि यह जो संबंध बताया जा रहा है हिमालय के पार से भारत का, उस संबंध का आधार व्यापार है या संस्कृति है, विजय नहीं है। महाजन लिखते हैं, फिर भी वर्ष के कुछ सप्ताहों में बर्फ पिघलने के समय इन दर्रों द्वारा सीमित रूप में आवागमन संभव था। यह संबंध व्यापार और सांस्कृतिक कार्यों के लिए था। शायद इन दर्रों के द्वारा ही कुछ मंगोलियन खून भारतीय नसों में प्रविष्ट हुआ। यह हिमालय की ढलान में रहने वाले कुछ लोगों में दिखाई देता है। यद्यपि भारत उत्तरी संस्कृति से अधिक प्रभावित नहीं हुआ था, उत्तरी देश भारतीय संस्कृति से बहुत अधिक प्रभावित हुए। तिब्बत इसका ज्वलंत प्रमाण है, जहां अनेक भारतीय विद्वान और साधु अपना धर्म और संस्कृति फैलाने गए। मित्रों, तिब्बत के संदर्भ में यह एक कष्ट पहुंचाने वाली बात है कि उसे भारत का हिस्सा होना चाहिए था, लेकिन वह चीन का हिस्सा है। महाजन लिखते हैं, हिमालय का उत्तरी पश्चिमी भाग सुलेमान और हिंदू कुश पर्वतों के नाम से विख्यात है। ये पर्वत बहुत ऊंचे नहीं हैं। इन पर्वतों में कई दर्रे हैं जिनके रास्ते कई विदेशी भारत आए। दर्रा खैबर समुद्र तल से 3400 फुट ऊंचा है। यह दर्रा पेशावर को काबुल के साथ मिलाता है और इसी रास्ते बहुत से विदेशी आक्रमणकारी भारत आए। टोची, कुर्रम और गोमल के दर्रे भारत को अफगानिस्तान से मिलाते हैं। बोलन का दर्रा बहुत चौड़ा है। यह भारत को कंधार से मिलाता है। इस दर्रे को पार करना बहुत आसान है। इन दर्रों के रास्ते अरब, यूनानी, कुषाण, हूण, तुर्की, तातार, मुगल और नादिर शाह व अहमद शाह अब्दाली जैसे आक्रमणकारियों ने
भारत पर आक्रमण किए। ये दर्रे भारत के भाग्य को बदलने के जिम्मेदार हैं। भारत के सम्राटों को इन दर्रों से उपजे खतरों को रोकने के लिए पूरा इंतजाम करना पड़ता था, और जब कभी ऐसा नहीं किया जाता तो लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ता था। महाजन आगे लिखते हैं, हिमालय के उत्तरी पूर्वी संसार के साथ मेल जोल में बाधक सिद्ध हुए इसके उत्तरी पूर्वी भाग। ब्रह्मपुत्र घाटी से होकर चिंदविन घाटी तक जाने वाले दर्रों को पार करना बहुत कठिन कार्य है। दूसरे दर्रे जो मणिपुर, इम्फाल से चिंदविन घाटी में स्थित हैं, इनको पार करना बड़ा कठिन है। हालांकि 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा करने का प्रयत्न किया। सुभाष चंद्र बोस का संकल्प था भारत को अंग्रेजों से आजाद कराना। इस प्रदेश की जलवायु मलेरिया के कारण अच्छी नहीं है और बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना कठिन है। किसी भी भारतीय सम्राट ने इन दर्रों के रास्ते बर्मा पर आक्रमण करने का प्रयत्न नहीं किया और न ही कभी बर्मा की ओर से ऐसा किया गया। दूसरे महायुद्ध के समय बहुत से भारतीयों ने बर्मा से इन दर्रों के रास्ते आने का प्रयत्न किया, किंतु उनमें से बहुत से लोग रास्ते में ही मर गए। ऐसी भौगोलिक रचना के बीच से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रयास भारत को आजाद कराने के निश्चित रूप से स्तुत्य हैं। महाजन लिखते हैं, सिंधु और गंगा नदियों के मैदानों की उपज और संपन्नता इस प्रदेश में बड़े बड़े साम्राज्यों की स्थापना का मूल कारण बनी। बड़े बड़े राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और दार्शनिक विचार इस प्रदेश में पनपे। अधिकांश संस्कृत साहित्य की यहाँ पर ही रचना हुई। बौद्ध और जैन मत यहाँ पर ही फले फूले। विद्या और संस्कृति के भंडार तक्षशिला, नालंदा, सारनाथ आदि इसी प्रदेश में स्थापित हुए। इस प्रदेश की संपन्नता और इसका उपजाऊपन यहाँ के लोगों को अन्य कार्य करने के लिए बहुत मात्रा में अवकाश प्रदान कर देता था। इस प्रदेश की नदियां संचार का सबसे सरल साधन है और यही कारण है कि कई बड़े बड़े शहर देश के इस भाग में बस गए। इस संबंध में पाटलिपुत्र, वाराणसी, प्रयाग, आगरा, दिल्ली, मुल्तान और लाहौर इत्यादि शहरों के नाम उल्लेखनीय हैं। भारत के लगभग सारे इतिहास में ये मैदान राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र रहे। इस केंद्र को दक्षिण में ले जाने का प्रयास विफल रहा। इस संबंध में मोहम्मद तुगलक का नाम उल्लेखनीय है। और मित्रों, आप जानते हैं कि मोहम्मद तुगलक का राजधानी परिवर्तन का प्रयोग बुरी तरह विफल रहा था। महाजन लिखते हैं, सिंधु और गंगा नदी एक ही दिशा में नहीं बहती। सतलुज और यमुना एक दूसरी के बीच बहुत बड़ी भूमि को समेटे हुए हैं, जो शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी से कुरुक्षेत्र और दूर राजपूताना तक फैली हुई है। इसी भूमि पर भारत को वश में करने के लिए बहुत बड़ी लड़ाइयां लड़ी गई, महाभारत के समय से लेकर पानीपत की लड़ाई तक। यहाँ की भूमि की संपन्नता और उपजाऊपन के कारण दूसरे देशों के मुकाबले में भारतीय लोगों को जीवन यापन के लिए कठोर प्रयत्न नहीं करना पड़ता था।
इसका परिणाम यह हुआ कि यहाँ के लोग सुस्त और आराम पसंद हो गए और वे बलवान विदेशियों के सामने न ठहर सके। जो मुसलमान भारत में एक बार विजयी होकर आए, यहाँ पर अपना पुरुषत्व गंवाकर दूसरे मुसलमानों से हार गए। दक्षिण भारत उत्तरी भारत की राजनीतिक उथल पुथल से बिल्कुल अलग रहा और किसी भी उत्तर भारत के विजेता को दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए बहुत समय लगता। जब उत्तर भारत पर आर्यों का प्रभाव था, तब भी दक्षिण द्राविड़ संस्कृति का केंद्र बना रहा। अगस्त्य आर्य संस्कृति को दक्षिण तक ले गया। मौर्य, गुप्त, दिल्ली के सुल्तान और मुगलों को भी इसी कठिनाई का सामना करना पड़ा। इस बात को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि कठिन समय में दक्षिण ने ही भारतीय संस्कृति को अपने दामन में छिपाए रखा। जब बौद्ध मत उत्तर भारत में अपने जोर पर था, तो दक्षिण ने हिंदू मत को सहारा देकर बचा लिया। जब बौद्ध मत उत्तर भारत में अपने जोर पर था, तो दक्षिण ने हिंदू मत को सहारा देकर बचा लिया। जब जैन मत के लोगों का उत्तर भारत में रहना कठिन हो गया, तो उन्होंने भी दक्षिण में शरण ली। इसी प्रकार जब मुसलमानों ने उत्तर भारत पर अपना अधिकार जमा लिया, तो हिंदू संस्कृति को अपनी रक्षा के लिए विजयनगर के हिंदू राज्य में शरण लेनी पड़ी। इसके अतिरिक्त दक्षिण के राजाओं ने समुद्री व्यापार की उन्नति में बहुत कार्य किया, जिसके बिना विशाल भारत की नींव पड़ना बहुत कठिन हो जाता। घाटों के मैदानों में बहुत से बंदरगाह स्थित हैं। इन बंदरगाहों से विदेशी व्यापार में बहुत सहायता मिली, जिससे भारत में बहुत सा धन आया। भारतवर्ष की भौगोलिक विशिष्टताएं एक समन्वित संस्कृति की उत्पत्ति में सहायक रही हैं। इससे सहन शक्ति की भावना को बल मिला। देश में भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों के रहने से एक दूसरे की असमानताओं को सहन करने की भावना उत्पन्न हुई। नदियों, पर्वतों, रेगिस्तानों और वनों से भिन्न भिन्न प्रदेशों में बंटा होने के कारण देश के विशाल आकार ने भारत की राजनीतिक एकता के प्रश्न को बहुत कठिन बना दिया। अनुभव बताता है कि देश के अनेक भागों को एक ही राजसत्ता के अधीन लाना कितना कठिन कार्य रहा होगा। अंग्रेजों के आने से पूर्व अशोक और अकबर ने इस कार्य को कुछ समय तक पूरा किया। केवल अंग्रेजों के समय में ही सारा भारतवर्ष एक सत्ता के अधीन आया। भारत की विशालता का एक और परिणाम यह हुआ कि इसने यहाँ के राजाओं की कामनाओं की पूर्ति के लिए विशाल क्षेत्र जुटाया। उनका बहुत सा समय भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों को जीतने में ही व्यतीत हो गया। परिणाम यह हुआ कि उनके पास भारत के बाहर के प्रदेशों को जीतने के लिए न तो समय ही बचा और न साहस। इसका यह फल हुआ कि भारतीयों में एकाकीपन की भावना उत्पन्न हो गई। वे भारत की समस्याओं में ही उलझ कर रह गए। देश के बाहर दूसरे देशों की घटनाओं की ओर ध्यान न दे सके। फलस्वरूप भारत वहां की गई उन्नति के साथ कदम मिलाकर न चल सका। इसका भारत की संपन्नता और स्वतंत्रता पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। भारत की भौगोलिक स्थिति ने इसे प्रधान मार्गों से अलग कर दिया। इसका दूसरे देशों से अलगाव यहाँ एक विशिष्ट राजनीतिक और सांस्कृतिक इकाई की उत्पत्ति में सहायक सिद्ध हुआ। भारत का विशाल आकार, इसकी अनेक प्राकृतिक विशिष्टताएं
और भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु यहाँ अलग अलग जातियों और भाषाओं संबंधी विलक्षणताओं की उत्पत्ति का कारण बने। प्राकृतिक विशिष्टताएं और जलवायु संबंधी परिस्थितियों ने यहाँ के जीवन और लोगों की आदतों पर भी अपना प्रभाव डाला। भारत के वनों ने भारतीय संस्कृति के विकास में बहुत ही उत्तम योगदान दिया। आरण्यक वनों में ही लिखे गए वन ही बड़े बड़े विद्यालयों, ऋषिकुलों और गुरुकुलों के लिए आदर्श स्थान थे। पर्वतों ने भारत के लोगों के मन पर बहुत प्रभाव डाला। हिमालय का कालिदास ने इन शब्दों में वर्णन किया है। हिमालय का कालिदास ने इन शब्दों में वर्णन किया है। पर्वतों का राजा हिमालय, आध्यात्मवाद को धारण किए हुए। पर्वतों का राजा हिमालय अध्यात्मवाद को धारण किए हुए दो समुद्रों के बीच। पर्वतों का राजा हिमालय अध्यात्मवाद को धारण किए हुए दो समुद्रों के बीच ऐसे खड़ा है जैसे कि पृथ्वी को नापने वाला डंडा हो। ये पर्वत शिव और पार्वती का निवास स्थान है। पार्वती जी को हिमालय की पुत्री कहा जाता है। हिमालय पर्वत पर बहुत से पवित्र स्थान हैं। हिमालय पर्वत पर बहुत से पवित्र स्थान हैं। अनेक यात्री भारत के कोने कोने से इन पुण्य स्थानों को यात्रा करने के लिए आते हैं। हिमालय पर्वत पर बहुत से पवित्र स्थान हैं। अनेक यात्री भारत के कोने कोने से इन पुण्य स्थानों की यात्रा करने और इन्हें देखने के लिए आते हैं। हिमालय के इतने वरदानों के होते हुए भी इस बात को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि उसने विदेशी आक्रमणों से रक्षा की झूठी भावना को बनाए रखा। तो मित्रों, यह था आज का इतिहास पाठ। अगले पाठ के लिए हम मिले, तब तक अपने इस साथी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।